नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मनोरंजन की दुनिया की सबसे शानदार कहानियां और उभरते हुए सितारों को। मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक दिल्लीवाला में। और आज हमारे पास एक बहुत खास मेहमान है। आज हम आप बात करेंगे एक ऐसे उभरते हुए अभिनेता से जिनकी अदाकारी ने पहले ही काफ़ी वाह-वाह या कह लो चर्चा बटोर ली है। हमारी आज के खास मेहमान हैं हार्दिक सोनी भाई। और इनकी यात्रा बहुत ही एकदम प्रेरणादायक रही है और इन्होंने अपनी ताजगी और ऊर्जा के साथ इस इंडस्ट्री में एक खास जगह बनाई है और हमें यकीन है कि आने वाले दिनों में भी ये ऐसे ही बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे किरदार करके इस नाम को और बड़ा बनाएँगे। इस एपिसोड में हम जानेंगे हार्दिक भाई के शुरुआती दिनों के बारे में, उनके अभिनय के प्रति जुनून के बारे में और उन चुनौतियों के बारे में जानेंगे जो इन्होंने सब उससे लड़ झगड़ के ये मुकाम हासिल करा है। साथ ही हम उनके आने वाले जो भी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट होंगे, वेब सीरीज होंगे, मूवीज होंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो तैयार हो जाइए अपने मन पसंदीदा स्नैक्स के साथ। आप उसको लेकर बैठिए और सुनिए हार्दिक सोनी के साथ हमारी खास बातचीत। अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आए तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आने वाले पॉडकास्ट कोई भी आप मिस ना कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी, बिना किसी रुकावट के हम इस बातचीत को शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं हार्दिक सोनी भाई का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हार्दिक भाई बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक दिल्लीवाला में। कैसे हो आप? बहुत अच्छा लग रहा है आज अगेन, मतलब एक बार आपसे बातचीत करके हमारी बात होती रहती है और आज ऐसे 1 to 1 और सबके साथ बैठ के बात करने में एक अलग मजा है। स्वास्थ्य कैसा है आपका? मेरा स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया है, मूड भी बहुत बढ़िया है और जो माहौल चल रहा है उससे खुश भी बहुत हूँ। मजा आ रहा है अभी तो। बिल्कुल। और हार्दिक भाई की अभी एक रिसेंट में ही मूवी आई है, औरों में कहाँ दम था, अजय सर की मूवी है जो इसी फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे रिलीज हुई है, जहाँ ये वन ऑफ मेन विलन के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका को निभाया है। और बहुत ही जो बोलते हैं ना तगड़ा किरदार, एकदम इन्फ्लुएंस कर देने वाला वैसा किरदार है। तो इस पे हम पूरे पॉडकास्ट में और इनकी सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब तक इस वीडियो को आप लाइक कर दो और हमारे साथ बने रहो। तो हार्दिक भाई, हम शुरुआत करें पॉडकास्ट की तो हम उससे पहले एक हमारे पास टाइम मशीन है जहां हम अपने गेस्ट को थोड़ा पीछे लेके जाते हैं उनके शुरुआती दिनों में या कह लो बचपन के दिनों में। तो वहां से हम शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको भी उसी टाइम मशीन में बिठा के आपके थोड़ा बचपन की तरफ ले जाना चाहूँगा, मध्य प्रदेश की तरफ ले जाना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को विस्तार से बताएं कि कहाँ से आपकी बिलोंगिंग और ये शुरुआत, इसी फील्ड को क्यों आपने चुना और ये शुरुआत कैसे हुई? देखिए, ऐसा है कि मैं हूँ उज्जैन मध्य प्रदेश, बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ मैं। बिल्कुल। और वहीं मेरा जन्म हुआ, वहीं मेरा पालन पोषण हुआ। और मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और माताजी हाउसवाइफ हैं। तो शुरुआत तो कुछ ऐसे हुई कि यार वही कि जो, और हम, मेरा घर जो है एक मोहल्ले में है और शहर भी हमारा उस छोटा ही। तो वही होता है कि मोहल्ले के बच्चे जब इकट्ठे होते हैं तो मस्ती वगैरह, ये वो बदमाशी। और मैं जो था वो थोड़ा सा ज्यादा बदमाश किस्म का लड़का था और बहुत ज्यादा मस्ती करना, सब तरह से, मतलब एक्सट्रीम लेवल वाला जो है लड़का वो था। अब वहां पे ये होता है कि जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है तो आप बिल्कुल आजाद पंछी हो जाते हो कि अब कुछ आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं है, पढ़ाई का नहीं है, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं है। तो फिर यही होता था, पिताजी माताजी परेशान होते थे कि यार स्कूल था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब कंट्रोल कैसे किया जाए, इस पक्षी को कंट्रोल कैसे किया जाए। सो उनको कहीं से जानकारी मिली कि यार मध्य प्रदेश सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय का जो विभाग, उसकी एक योजना चल रही है महिला बाल विकास विभाग की तरफ से कि वहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स की एक्टिविटीज कराई जा रही है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहां पे जाएंगे, कुछ ना कुछ बिजी रहेंगे, करेंगे तो कम से कम मोहल्ले में आसपास की शिकायतें नहीं होगी, लड़ाई झगड़े कम होंगे। तो उन्होंने वहां भेजा, वहां जाकर हमने हमें और बड़ा मंच मिल गया मस्ती करने का, क्योंकि वहां ज्यादा बच्चे, अलग अलग तरह के बच्चे और सब तरह
से हमको आजादी और ज्यादा मिल गई। अब वहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स की एक्टिविटीज होती थी, मतलब संगीत है, डांस है, चित्रकला है, नाटक है। नाटक तो खैर बहुत बाद में आया वहाँ पे, पर ये सब चीजें करने में बहुत मजा आने लगा। और फिर नाटक जब आया, सो नाटक में अब हमें होश तो था नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो उन्होंने एक ऐसी नाटक करवाया, खाद्य नायक नाम था उस नाटक का। प्रवीण चौबे उसके डायरेक्टर थे, भोपाल से आए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से ऐसे आके ऐसे चले जाना, यहाँ से इसको इतना चिल्ला देना, यहाँ पे ऐसे रो देना। अपन ने कर दिया, तो भाई उनको मजा आ गया। और जब शो हुआ तो खूब तालियां मिली, खूब अप्रिसिएशन मिला, तो बड़ा अच्छा लगा। बस वहीं से सिलसिला शुरू हुआ कि यार ये काम अच्छा है। तो 2007 के बाद से फिर लगातार नाटक इधर उधर उधर इधर करते 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 कराते, जब होश संभाला तो लगा कि यार ये काम सही है, इसमें अपन ठीक भी कर रहे हैं और अच्छा भी हो रहा है। लेकिन घर वाले चिंता में थे कि यार ये अपन ने जो है इसको सुधारने के लिए वहां भेजा था और ये गलत चीज हाथ लग गई है इसमें। तो वहां पे उनका पासा थोड़ा उल्टा पड़ा। पर फिर ठीक है, मतलब चलता रहा। और बाय द टाइम आगे बढ़ते बढ़ते उसको प्रोफेशनली आगे बढ़ने का सोचा, उसमें प्रोफेशनली आगे बढ़ा। तो फिर ये जब आपने, क्योंकि आपके जैसा आपने बताया पिता सरकारी नौकरी, तो उनकी चाह यही रहती है कि बच्चा पढ़ लिख जाए, थोड़ा जी अच्छा जी। करे, ना सरकारी तो एटलीस्ट कुछ अच्छा कर जाए। बट जो ये लाइन थी ये बहुत ही अलग है, ये इतना हम्म मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली कभी सोचती ही नहीं है, और अवेयरनेस भी नहीं है, मैं दोनों चीज हम्म कहूँगा। तो आप कह सकते हो एक्सीडेंटली पहुंच गए और फिर उस फील्ड में आपको रुचि आने लगी और हम्म। ऐसा ऐसा हुआ। तो ये सब एमपीएचडी में सीखते 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 ये फिर मुंबई का सफर कैसे, मुंबई की ट्रेन कैसे पकड़ी? मेरे पेरेंट्स तो मुझे सरकारी नौकरी में ही भेजना चाहते थे। इवन मैं भी रेलवे में लोको पायलट बनना चाह रहा था। अच्छा। और मैं उसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहा था। हम्म, कोशिश करता रहा लगातार कि यार मैं रेलवे में लोको पायलट बन जाऊं, क्योंकि वो जॉब बड़ा फैसिनेट करता था मुझे। और पिताजी चाहते थे कि मैं कुछ सरकारी नौकरी में, मतलब आईए वाईएएस कुछ कर लें। तो वैसा कुछ था कि अच्छे कुछ अधिकारी की पेशे पे कुछ नौकरी कर लूं मैं, वैसा कुछ चल रहा था। लेकिन जब 11th-12th हुई और 2015 में मैंने ये डिसाइड कर दिया कि अब मुझे यही करना है, और मैंने अपने घर वालों को डिसीजन सुनाया। 12th भी जब मैं कर रहा था, तो 12th में मैंने जब उनसे कहा कि अब मैं जो है कॉलेज वॉलेज नहीं करूंगा और मैं यही करूंगा, और कॉलेज भी करूंगा तो मैं इसी फील्ड की पढ़ाई करूंगा। तो उनको फिर वहां पे एक पूरा युद्ध का मंच तैयार हुआ हमारे और उनके बीच में, कि विचारों का मतभेद हुआ, सब हुआ। और उनका कहना ये भी था कि भाई ठीक है, तुमको करना ही है तो कुछ जॉब पकड़ लो, उसके साथ में करते रहना। पर मैंने कहा यार नहीं यार, जॉब के साथ में ये टाइम नहीं दे पाऊंगा, और उज्जैन में वो उतना बड़ा मंच नहीं है कि जहां से मैं एक बड़ी छलांग लगा सकूं। तो फिर विचारों का मतभेद हुआ, बड़ा डिस्कशन हुआ, थोड़ा रूठना मनाना हुआ। फिर मेरी बहनों ने सपोर्ट किया, परिवार में कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। तो फिर बाय द टाइम वो लोग माने और उन्होंने भेजा मुझे। वडोदरा में एक इंस्टीट्यूट है, द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। वहां से मैंने ड्रामा में अपना बैचलर किया। और वहां उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा था कि हाँ चलो ठीक है, तो कर रहा है, करने देते हैं। उसके बाद जब मुंबई आया, मुंबई का फैसला हुआ, तो भी उन्होंने साथ दिया। उसके बाद तो फिर वो मतलब ऐसा था कि तीर तुम बड़े चलो, हम तुम्हारे साथ। तो और ये फिर मुंबई में कहते हैं बहुत मतलब महानगर है, और मुंबई सपनों का शहर है। और तो आपका फर्स्ट रिएक्शन कैसा था उस शहर के बारे में? क्या? यार, मैं तो स्टेशन से उतर के बस वो बिल्डिंगें देख रहा था, और इतनी ऊपर की बिल्डिंग थी कि मैं पीठ पे इतना वो लेकर आया था बड़ा बैग, तो पीछे के पीछे गिर गया। मैं कहा यार इतनी बड़ी बिल्डिंग तो मैंने अपने जीवन सपने में सोची भी नहीं है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हो सकती है, और आज मैं हकीकत में देख रहा हूँ। तो मैं तो बैग लेके पीछे ऐसा गिर गया। मैंने कहा यार ये तो बड़ी कुछ अलग ही अपन ने जो है बड़ा ही तीर ले लिया है। तो फिर यहाँ पे आने के बाद कुछ लोगों से मुलाकात हुई। कुछ दोस्त मेरे उज्जैन से जो थे वो यहाँ पे थे ऑलरेडी। और अच्छा। उनसे जब मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि यार कुछ नहीं है, सब सेटल हो जाता है, हम तेरे साथ है। तो उन्होंने सपोर्ट किया। और फिर यहाँ आके चलता रहा वो मामला। कुछ
अलग सी चीजें बनी। कुछ लोग थोड़े से शुरुआत में ऐसे नेगेटिव मिल गए थे जिनसे वास्ता गलत पड़ रहा था, तो वो समय सही समय रहते संभाला खुद को। और ये अच्छी चीज थी कि मैंने ये समझना शुरू कर दिया था कि गेम बड़ा स्ट्रांग है, तो अपने को भी अपना गेम स्ट्रांग रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से आता हूँ, और उज्जैन में हमारे वहाँ का जो माहौल है वो ऐसा है कि वहाँ वो जाकिर भाई जो बात करते हैं, क्योंकि वो भी इंदौर से हैं और मैं उज्जैन से हूँ, तो हमारा कुछ बहुत दूर का वैसा नाता है नहीं। हम बहुत मतलब ऐसा लगता है कि वो अपने ही भाई है। तो वो जो बोलते हैं कि यार अपन ने जो है, अपन तो सब निपट लेंगे। सो वैसा वाला मेरा भी वो था कि जो भी हो अपन निपट लेंगे, और कोई अगर अपने से तेज चला तो अपन फिर वैसी गेम भी बजा देंगे। तो वैसा था कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखा था कि कोई अपने को गेम अपना नहीं बजा सकता। तो वैसा मेंटली, फिजिकली और इमोशनली सब जगह से स्ट्रांग कर लिया था अपने आप को। क्योंकि एक हम जिस शहर से आते हैं, छोटे शहर से, वहां पे हमारे ये संस्कार और पूरे शहर के संस्कार ये होते हैं कि आप किसी से भी मिलते हैं तो आप छोटे बन करके मिलते हैं। मतलब आप आप उनको तवज्जो देते हैं। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा गेम, कब वो आपको छोटा बनना है, कब आपको स्ट्रांग हो जाना है, कब आपको फर्म हो जाना है, बड़ा हो जाना है, तो वो गेम मुझे समझ आ गया। ठीक है। तो जब मुंबई आ गए, जैसा आपने कहा, बहुत कुछ अच्छे अनुभव रहे, कुछ बुरे अनुभव रहे, और बाबा महाकाल की नगरी से थे तो गिरते पड़ते थोड़ा शहर को समझ लिए और सीख गए। तो एक क्वेश्चन मैं बहुत लोगों को पूछता हूँ और मेरे को सीखने को मिलता है, आपने आराम नगर के कितने धक्के खाए? इनिशियल डेज कैसा था, मतलब काम को लेके? क्योंकि एमपीएसडी से बहुत लोग आए हैं दिल्ली, मुंबई में, और बहुतों को काम मिला है, और सबका कॉन्फिडेंस जब मध्य प्रदेश से या नाटक करके निकलते तो उन्हें लगता है कि हम बहुत कुछ जान चुके हैं और वहां जाएंगे तो हमें इजीली काम मिल जाएगा। और जब मुंबई जैसे शहर पहुंचते हैं और वहां आके उनकी, भ्रम तो नहीं कहूंगा, जो होप होती है, जो आशा लेके वो आए होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको टूटती सी नजर आती है। तो आपके साथ कैसा रहा, कैसा अनुभव रहा, कितना वक्त लगा जो चीजें सोच के आए थे उनको हासिल करने में? यार मैं कहूंगा कि आराम नगर ना एक्टर्स के लिए मंदिर है, कि जाना रोज है, फल कब मिलेगा वो पता नहीं, आशीर्वाद भगवान कब देंगे वो पता नहीं। बट आपको ये उम्मीद में, ये बिलीफ में जाना होता है कि आज मुझे कहीं, आज मैं किसी गेट को से ठक ठक करूंगा तो मुझे अंदर से कोई ना कोई आज रिस्पॉन्ड कर देगा। सो बिल्कुल। आराम नगर के लगातार चक्कर रहे शुरुआत में, और कंटिन्यूस जाते थे, हर वीक जाते थे। कुछ लोग तो ऐसे होते थे कि जब जाते हो आप तो वो आपको चेहरा पहचान लेते हैं। तो जैसे आप आ रहे हो तो वो देख के ही टर्न होके निकल जाएंगे कि अरे यार ये आ गया, अब ये पूछेगा, तो इससे बेहतर है निकल जाओ। तो काफी लोगों ने ऐसे डांटा, चिल्लाकर भगा दिया। कुछ लोगों ने टालने की कोशिश की, वो सब चलता रहा। और वो मतलब मुझे लगता है कि वो उनके साथ भी इस तरह से रहता है कि अ, वो भी इतने लोगों को जवाब दे रहे होते हैं, तो थोड़े से कहीं ना कहीं वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि इतना काम उनको हेक्टिक है। तो वो काम आराम नगर के चक्कर लगाना तो एक दिनचर्या का वो था, पार्ट था। और लगातार जाते थे, कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए तो थोड़ा सा भी आपको लगता है कि यार एक ऑडिशन, एक लाइन का एक पासिंग शॉट, वो आप ले लेते हो और आप उसको इतनी शिद्दत से करते हो कि इसमें तो कर ही लेना है। तो वो सिलसिला लगातार चलता रहा। और आज भी जैसे कई बार ये फिल्म आने के पहले तक भी मैं आराम नगर के चक्कर लगा ही रहा था, और अभी भी किसी ना किसी सिलसिले में जाना होता रहता है। सो मैं कहूंगा कि यार वो चलता रहेगा, क्योंकि जैसा वो है कि आराम नगर इज लाइक एक्टर्स का मंदिर है वो, तो आपको जाना तो है ही दर्शन करने। ये भी ठीक है। तो फिर शुरुआत कैसे हुई? पहला ब्रेक कह लो, या जो बोलते हैं ना एक रोजी रोटी की तलाश में बंदा जाता है, वो कैसे अचीव हुआ? पहला मेरा काम था डॉक्टर जी में, और डॉक्टर जी जो आयुष्मान खुराना की आई थी, बिल्कुल। उसमें मुझे एक चाय वाले की भूमिका मिली थी, और उसको बड़ी शिद्दत से किया था। और परिवार में पूरी जगह ये बात फैल रही थी कि भाई लड़का हो गया है सेट, खैर, डॉक्टर जी में आयुष्मान खुराना के साथ काम करके आया है, स्क्रीन शेयर करके आया है, और बढ़िया काम हो गया है, अब चल पड़ी है गाड़ी। तो वो पूरी बात चर्चा फैल गई, मतलब शहर में जितने लोग मुझे जानते थे वो लोग सब एक्साइटेड हो गए, कब आ रही, कब आ रही, कब आ रही। और परिवार में भी सब लोग बड़े एक्साइटेड, उत्साही हो गए थे। बट बाय द टाइम ये हुआ कि वो फिल्म जब रिलीज हुई तो उसमें से पूरा सीन ही कट गया। कुछ रहा ही नहीं।
और लोगों के मैसेज आए कि हमने फिल्म देखी, तू नहीं देखा, तू नहीं देखा, तो वो था। उसके बाद आई थिंक मेरा पहला मुंबई आने के बाद मैंने एक सीरीज की थी, फैमिली आजकल। सीरीज थी वो। पहले तो मुझे लापता लेडीज मिली थी। लापता लेडीज में मेरा एक बहुत अच्छा सीन था, बट वो भी जब शूट किया उन्होंने और फिल्म एडिट हुई तो वो उसमें से भी कट गया। कौन सा यार, बता दो। वो मूवी तो मैं देख के आया था, मेरे को खुद इतनी अच्छी लगी नहीं, थी। वो सीन ही नहीं है उसमें। अगर पता हो तो वो एक स्टेशन पे ट्रेन रुकती है और वहां पे वो सब चाय वगैरह ले रहे हैं, वो जब ट्रेन में बोर्ड होते हैं तो वो दोनों पे, तब वहां हाँ। पे एक सीन था कि वो तरबूज वाला एक पैसेंजर को तरबूज खिड़की के बाहर से बेच देता है और पैसे लेके वो निकल जाता है और ट्रेन चलने लगती है, तो वो तरबूज अंदर लेना है उसके लिए स्ट्रगल बन जाता है। तो वो एक अच्छा कॉमिक सीन था। वो हमने किरण मैम के साथ में मिला, मेरी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, तो वहां पे हमने सीन करके भी देखा, बट वो उनको वहां पे नहीं लगा कि यार ये अच्छा नहीं दिख रहा है, हम्म। क्योंकि कोविड हो गया था मुझे और मैं जा नहीं पाया था उस काम को करने के लिए। फिर उन्होंने किसी और एक्टर से करवाया वो सीन, तो उनको उसमें मजा नहीं आया कि यार वो जो उसने किया था वर्कशॉप में वो वही बढ़िया था, बट वो आ नहीं पाया, तो एक काम करते सीन को ओमिट कर देते हैं, वो निकाल ही दिया उन्होंने सीन बाद में वहां पे। और उसके बाद मैंने ये त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर की थी, जो अभी अभी नेटफ्लिक्स पे जो चल रही है, वो की थी। उसमें मैं अशोक पाठक भैया का यंग वर्जन कर रहा हूँ, उनके बचपन का रोल कर रहा हूँ। तो वो सीरीज की। उसके बाद मैजिक ऑफ श्री करके एक सीरीज है जो आनी है, किसी न किसी वजह से अटकी हुई है, वो की थी। और छोटा काम लगातार चलते जा रहा था। फैमिली आजकल जो सोनी लीव पे है वो की। एक फिल्म की थी, ओनीर सर है जो एक्टिविस्ट हैं और राइटर डायरेक्टर हैं, उनकी एक फिल्म की थी वी आर, वो हमने कश्मीर में शूट की थी, तो वो भी कहीं ना कहीं अटकी हुई आनी है बाहर। और ये जो फिल्म थी औरों में कहा दम था, ये तो अभी मुझे लास्ट ईयर 2023 में मिली थी और हमने 23 में उसको शूट किया था। 24 में आपके सामने बाहर है। हाँ, उसमें आप मतलब वन ऑफ मेन विलन में से आप हो, और वो किरदार काफी मतलब एक बोलते हैं ना कि ऐसा है जो छाप छोड़ के जाएगा, क्योंकि आपका लुक ले लो, गेटअप ले लो, जिस किरदार के लिए आपको चुना गया, मैं कहूँगा उसमें आप सफल रहे। एक विलन की हिंदी सिनेमा में जो पहचान है कि वो अलग ही दिखे, दिखने से ही आदमी जज कर ले कि ये कुछ कांड करके आया। इस फिल्म का जो रेड हेयर है, जो लुक है, जो बॉडी है, टैटू और वो सब जो चीज है, सो वो लुक लोगों को काफी पसंद आ रहा है, वो कैरेक्टर काफी पसंद आ रहा है लोगों को, और उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और ये ऊपर वाले की कृपा है कि वो इतना पसंद आ रहा है लोगों को, कि मुझे लिटरली लोगों के ये मैसेजेस आ रहे हैं कि ये पकिया को और ज्यादा दिखाओ, और ज्यादा चाहिए हमको, वो फर्स्ट हाफ में चाहिए या सेकंड हाफ में चाहिए, पर कुछ भी करो, इसको और लेकर के आओ। तो मैं उनसे यही जवाब उनको दे रहा हूँ कि यार ये सब एक जो है मेकर्स के हाथ में है, और जितना मैंने शूट किया था, जितना सब कुछ मैंने काम किया था, वो सब कुछ लगा हुआ है फिल्म में। कहीं कुछ ऐसा भी गुंजाइश नहीं है कि कुछ काम रह गया, वो अच्छा था, ये अच्छा था। बट काफी मैं थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि लोगों को पसंद आ रहा है। वो कैरेक्टर को बनाने में ही करीबन 15 से 20 दिन की मेहनत है। लुक फाइनल होने में वो 1 महीना 1.5 महीने का वो पूरा डिस्कशन है, मेहनत। तो काफी मतलब अच्छा लग रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। ये मूवी आपको मिली कैसे, मतलब किसी कास्टिंग एजेंसी ने आपको रीच आउट करा? ये तो और मुझे मतलब ये समझिए कि ये 5 मिनट का खेल था। अगर मैं वो 5 मिनट नहीं खड़ा रहता तो ये शायद मिलती नहीं मुझे। अच्छा। सीन ये था कि मेरी ट्रेन थी शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे, और मैं ऐसे ही कहीं से भटकते हुए आया और मैंने कहा मैं एक बार आराम नगर में चल लेता हूँ, और मैं बड़ा मतलब ऐसे ही नॉर्मल चप्पल और टी शर्ट पहन के मैं ऐसे ही घुस गया ऑफिस में। और मैंने कहा मेरे लिए कुछ है क्या? तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा कि अरे ये कौन है। हेलो। ये किस एजेंसी की बात आप बता रहे हो, कौन सी? ये कास्टिंग बे में मैं ऐसे आराम नगर में कास्टिंग बे है। सो वहां पे ऐसे ही चक्कर लगाते हुए घुस गया कि कुछ है क्या। तो वहां पे ईशा करके एक काम करती थी, ईशा जी। तो ईशा जी ने मुझे देखा और उन्होंने ऊपर से नीचे तक पूरा मुझे पहले तो स्कैन किया कि यार ये कौन है, मतलब बड़ी गंदी सी चप्पल पहनी हुई है, टी शर्ट में ऐसे कोई घुसा आया है बंदा। तो उन्होंने बिठाया मुझे, और मैं कहीं से शॉपिंग करके आ रहा था क्योंकि दिवाली थी, तो मैंने कहा यहीं से शॉपिंग करके फिर मैं घर निकल जाऊंगा। तो मेरे हाथ में सब बैग वैग हैं,
और मैं उनसे कहा कि मेरे लिए कुछ है क्या, मैं एक्टर हूँ और मैं अच्छा काम करता हूँ और मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो उन्होंने बिठाया कि बात करते हैं क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने बात करी, तो उन्होंने कहा एक काम करते, एक ऑडिशन कर लेते क्विकली। मैंने कहा यार होगा कोई वन डे टू डे का, मेरे को आप एक काम करो, आप भेज दो, मैं घर से बना के भेज दूंगा कल सुबह मॉर्निंग में। क्योंकि मेरी ट्रेन है 9 बजे बोरीवली से, तो मेरे को 7 बजे अंधेरी से निकलना पड़ेगा और उस टाइम 5:30 हो गया था। तो वो बोले कि नहीं ना, बैठना 2 मिनट रुकते, काम कर लेते हैं फिर चले जाना। अब मैं वहां पे फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ कि नहीं करना यार, मेरे को घर जाने दो, मेरे को ट्रेन है मेरी। और उन्होंने कहा रुक जाए 10 मिनट में अपन कर लेते। अब 6:30 हो गई, 6:30 हो गई, इनका ऑडिशन ही नहीं हो रहा है। मैं बोला यार ये गलत, आज वो हो गया, मेरी ट्रेन छूट जाएगी और सब लोग घर पे वेट कर रहे हैं कि कल आने वाला है सूर्य। तो उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट दी, मैंने स्क्रिप्ट 5 मिनट में याद कर ली। और उन्होंने कहा कि चल आजा कर लेते हैं। अब एक टेक हो गया, एक टेक में उनको मिल गया था। उन्होंने कहा एक कैमरा के लिए सेट साइड कर लेते, कैमरा में दूसरा टेक थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, तीसरा टेक उन्होंने कहा कि ठीक है फाइनल है हमारी तरफ से, ओके तेरे को कुछ करना है? मैंने कहा कुछ नहीं करना, आपको हो गया ना, मैं जा रहा हूँ घर से, अभी यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे को जाने दो। क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि ये तो वन डे टू डे का कोई कैरेक्टर है, और उस समय जो काम चल रहा था मेरा, वो उसी में मुझे 1-2 दिन के काम मिल रहे थे, कुछ एक सीन 2 सीन का, तो वो भी एक सीन का ऑडिशन था। मैंने कहा कर लेते हैं, चलो करके भागता। तो और उन्होंने मैं ये भाग बताया गया। कि किसी मूवी के लिए है? उन्होंने ये कुछ नहीं बताया था, उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि कुछ फ्राइडे फिल्म्स की मूवी है, नीरज सर उसको खुद डायरेक्ट करने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है, ये इतनी डिटेल सब लोग देते हैं, और वो वन डे टू डे वाले कैरेक्टर को भी देती हैं डिटेल की ये प्रोडक्शन है और ये काम है। अब मैंने कहा ठीक है यार, अभी मेरे को घर जाने दो, मेरे को कुछ नहीं पड़ी थी उसकी। अब मैं भागा हूँ घर से, और घर जाके मैं भूल भी गया। तो तीसरे दिन का मैसेज आ गया कि यार यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दैट पार्ट। मैंने बोला ठीक है, चलो बढ़िया है, वहां पे जाके कर लेंगे, हो जाएगा अपना कुछ, एक आध दिन का काम करेंगे तो अपना थोड़ा पैसा वैसा मिल जाएगा और सीन हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है। अब उसके बाद 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मैं मुंबई भी आ गया, दिवाली खत्म हो गई, सब खत्म हो गया। उसके बाद इनका दिसंबर में एक बार मैसेज आया कि यार अभी तक, मैंने मैसेज किया कि क्या सीन है, काम मेरे को मिल नहीं रहा है, और उनसे पूछ लेता हूँ, शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हो गया है, उसमें शॉर्टलिस्ट ही है अभी। अच्छा। 20 फरवरी 2023 इनका फोन आया कि एक ऑडिशन और करना है। मैंने कहा ठीक है कर लूंगा। बोले लुक वो भेज दो, मैंने लुक भेज दिया अपना। और ऑफिस पे ऑडिशन हुआ था, फ्राइडे फिल्म्स के ऑफिस पे ऑडिशन हुआ था, वहां पे शांतनु भी आया हुआ था। शांतनु उसके लिए लॉक हो गया था पहले ही, अजय सर के यंगर वर्जन के लिए वो लॉक हो चुका था, उसका ऑडिशन वगैरह सब कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो वहां पे शांतनु आया, मैंने कहा यार ये बंदा तो कहीं देखा हुआ है, ये तो गंगूबाई वाला। मैं एकदम खुश हो गया कि यार ये तो बढ़िया सीन मिल जाएगा अपने को। अब वहां पे उन्होंने ऑडिशन किया, और वो ऑडिशन उनको 20 तारीख को हमने किया, और 22 ऑफ फेब को उन्होंने मेरे को बोल दिया कि ये लॉक है, इसमें अपन कर रहे हैं आपका। अच्छा। तो मैं बढ़िया खुश हो गया कि यार नीरज पांडे की फिल्म मिल गई है मुझे, और अब तो बढ़िया जिंदगी सेट हो जाएगी अपनी। एक सीन है, 2 सीन है, तो जो भी है सीन करके निकल जाएंगे। फिर लुक टेस्ट वगैरह चलना शुरू हुआ, फिर मार्च में हमने शूट शुरू करना शुरू किया। मार्च में भी हमने कुछ दिन पहले तो एक्शन की ट्रेनिंग करी पूरी, क्योंकि उसमें एक्शन आप देखेंगे कि है। वेट पुट ऑन करा है आपने, मास थोड़ा बिल्ड करा है, तो उन्होंने जिम जी, के लिए बोला? उसके उसके पीछे कहानी है। तो मार्च में हम लोगों ने एक्शन वगैरह की ट्रेनिंग शुरू करी, मार्च अप्रैल शूट किया। अब जब ये हुआ कि अजय सर का यंगर पार्ट शांतनु कर रहा है, तब्बू मैम का यंगर पार्ट सही कर रही है, तो पकिया का यंग पार्ट तो हार्दिक ने कर दिया, बट इसका एल्डर कौन है? तो वो डिस्कशन चल रहा था। तो एक ऐसी ही रात में जब हम लोग शूट कर रहे थे, तो एक कोई एक्टर आया था। तो नीरज सर ने मुझे बुलाया और सारे एचओडीज को हमारी मीटिंग हुई कि हार्दिक अब तेरा जो है एल्डर पार्ट ये बंदा करेगा। मैंने उसको ऐसे करके देखा, और पता नहीं क्या ऊपर वाले की मुझे मतलब शक्ति मिली, और मैंने नीरज सर को डायरेक्ट ये कह दिया कि इससे क्यों करवा रहे हो सर, मैं ही कर लेता हूँ ना, मैं सब कर लूंगा, मैं बॉडी भी बना लूंगा, मैं अच्छी एक्टिंग भी करता हूँ, मैं ट्रेनिंग कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा, मैं प्लीज मुझे चांस दे दो। तो नीरज सर ने थोड़ा सा मुझे देखा, मेरी तरफ देखा, और फिर उन्होंने एक बात कही कि देख एक्टिंग की तू बात मत करे, क्योंकि तू एक्टिंग कर रहा है इसलिए तू मेरे सामने खड़ा भी है। अगर तू अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा होता तो शायद कोई और होता इस जगह। सो उन्होंने एक्शन जो डायरेक्टर थे हमारे अब्बास सर, उनको पूछा कि क्या करना है, तो उन्होंने अपना ग्रीन सिग्नल दिया, मेकअप डिपार्टमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल आ गया, सब कुछ हो गया।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो हमने फिर बॉडी ट्रेनिंग करना शुरू की, वेट पुट ऑन किया। सो मैंने 58 टू 72 14 केजीज वेट गेन किया था। और ट्रेनिंग वगैरह हुई और फिर हम भोपाल पहुंचे। तो भोपाल में कोई पूरा मुझे पहचानने से इनकार कर दे कि ये वो हार्दिक नहीं है जिसको हमने देखा था। इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे कोई लेके आ सकता है। तो 14 केजी का उन्होंने मतलब हमने गेन किया। और मेरे ट्रेनर भी समी अहमद है, जो जिन्होंने MS धोनी में सुशांत सर को ट्रेन किया था, सुशांत सिंह राजपूत को, उनको ट्रेन किया था। और फिर मुझे ट्रेन कर किया है उन्होंने भी इस फिल्म में। और हमने 20 डेज में 14 केजीज गेन किया है। तो वो एक बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। उन्होंने नीरज सर ने टारगेट दिया था कि 6 to 7 केजीज गेन कर लेना तो भी बहुत हो जाएगा। तो मैंने कहा यार अपन को तो हार्डकोर एकदम करना है। और हम लोगों ने बहुत बहुत ही ज्यादा मेहनत की, बहुत खाया मैंने, बहुत मतलब वो जो पीरियड था वो इतना इतना पागलपन वाला था मेरे लिए कि मैं उस समय जो मेरे को कोई भी अगर कुछ बोलता तो मैं वो करने के लिए रेडी था। क्योंकि मुझे वो रोल करना था किसी भी हालत में। मैं अपने ट्रेनर को भी बोलता था कि यार ये कुछ भी हो ये रोल मुझे चाहिए। तो उन्होंने 6 to 7 केजीज का टारगेट दिया था, हम 14 केजीज गेन करके खड़े हो गए उनके सामने। तो जैसा आपने कहा कि उनका रिएक्शन अलग ही था, पहचानने से मना कर दिया। ये बात हो गई आपकी कि आपको रोल कैसे मिला, ये चीज़ें। बट जहाँ आप प्ले कर रहे थे, अभी तक आप पीछे किसी वेब सीरीज में काम आपको मिल रहा था, या जैसे आपने कहा छोटे मोटे रोल मिल रहे थे 1 दिन 2 दिन। ये एक मूवी है, यहाँ सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बजट, क्रू मेंबर, है ना, यहाँ थोड़ा बड़ा विजन होता है, हर चीज़ बड़ी बड़ी दिखती है। और ऊपर से अजय देवगन जो इतने बड़े कलाकार हैं, और तब्बू मैम हो गई, चलो उनसे तो आपका मीटअप हुआ। अजय देवगन सर के सामने आपको एक एक्शन परफॉर्म करना, वो भी डायरेक्ट, वो हीरो और आप विलन। एक अच्छा हीरो तभी दिखता है जब एक विलन उतना ही अच्छा हो और उतनी अच्छी अपनी अपने पार्ट को निभा पाए, जो कि आपने करा। तो आपका मतलब फर्स्ट रिएक्शन कैसा था अजय सर से मिलना, फिर वो मीट एंड ग्रीट, और स्क्रीन पे उनके सामने खड़े होकर परफॉर्म करना, नर्वसनेस, क्या कैसा माहौल था वो आपके लिए? यार अजय सर से जब मैं पहली बार मिला था तो एक वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन करवा रहे थे नीरज सर। तो मैं जाते ही मैंने उनके चरण स्पर्श कर लिए कि मैंने कहा सर नमस्ते, मैं आप मेरे लिए वो मूरत है जिसको देख करके हम बड़े हो गए हैं। और आप एक्शन और सब कुछ मतलब उनकी एक्टिंग और सब कुछ A to Z जो भी बात आप करेंगे उसमें वो 5 स्टार वाले व्यक्ति। तो मैंने तो उनके सीधे जाके चरण स्पर्श कर लिए। तो वो एकदम से वैसे हो गए, कह रहे नहीं नहीं ये सब। और फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद फिर वो अपना शूट, जो अपना पार्ट शूट कर रहे थे वो शूट करने लगे। मैं अपना जो मेरा जो ट्रेनिंग वगैरह सब चल रहा था तो वो मैं अपने तरफ निकल गया। फिर शूट वाले दिन जब हम लोग साथ में जो वो एक्शन पार्ट है, जब हम दोनों साथ में एक्शन कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग इकट्ठे हुए। वहां पे मेरी बातचीत हुई उनसे। तो मैंने उनकी जो गोला फिल्म आई थी, गोला फिल्म में भी मैंने उनके एक कैरेक्टर के पार्ट के लिए ऑडिशन किया था। मैंने उनको ये चीज बताई कि मैंने कहा सर मैंने आपकी फिल्म के लिए उस पार्ट के लिए ऑडिशन किया था। अरे वाह नाइस नाइस है। बोले अच्छा वो तूने उसमें नहीं किया यार, वो वैसे भी हमने एडिट पे कट कर दिया। तो इस तरह की उनकी बातचीत हुई। और फिर एक्शन जब कर रहे थे तो मैं बड़ा घबराया हुआ था कि मैं उनको टच कैसे करूंगा, और टच करूंगा और कुछ मतलब एक्शन है आपका, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है और वो उनको टच हो गया, उन्होंने कुछ बोल दिया तो मेरा कॉन्फिडेंस तो जमीन के अंदर 2 गुना चला जाएगा। तो मैं घबराया हुआ था, लेकिन उन्होंने खुद अच्छे से संभाला। उन्होंने खुद मुझसे कहा कि यार तू मुझे पंच मार के दिखा, कैसे मारेगा, गला पकड़ के दिखा, कितनी जोर से पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा, क्या पकड़ेगा। तो वो बड़े कोऑपरेटिव है, उन्होंने मतलब बहुत सहज कर दिया था, आसान कर दिया था मुझे कि तू घबरा मत। और मैं भी उस तरफ उस माइंडसेट से गया था उस दिन की आज हार्दिक को कंट्रोल रख के पकिया को बाहर लेकर के आना है। क्योंकि अगर हार्दिक हावी हुआ तो शायद वो उतना जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इतना इम्पैक्टफुल वो शायद ना दिखे। वो माइंड बॉडी कंट्रोल करके मैं उस दिन उस माइंडसेट के साथ खड़ा था सेट पे। और अच्छा लग रहा है लोगों को, जैसा आप बोल रहे हैं कि एक हीरो तभी दिखता है जब विलन विलन स्ट्रांग हो। तो वो अगर लोगों को दिख रहा है तो वो बहुत थैंकफुल हूँ मैं उसके लिए। एक हीरो का इम्पैक्ट तभी उतना निखर के आता है जब विलेन का इम्पैक्ट जी बहुत जी तक। जी।
अगर विलन अपना किरदार अच्छे से निभा रहा है तो फिर लगता है कि हीरो विलन में कुछ कह रहा है। और ये अब जो पहले के मुकाबले अब का सिनेमा है, बॉलीवुड का ही कह लो, अब वहाँ आपने देखा होगा विलन वाला उतना अब नहीं हो रहा है रोल, या वैसी मूवीज नहीं बन रही हैं जो पहले बनती थी। इस मूवी में कुछ कुछ वैसी झलक दिखी है, हीरो विलन पुराना टाइप में, और ऐसा कोई वो नहीं मूवी सब लोग देख सकते हैं। नीरज पांडे सर हैं तो वो चीज है। उनके साथ कैसा, नीरज पांडे सर के साथ कैसा अनुभव था? क्योंकि वो बोलते कम है और एक्सपेक्टेशन उनकी ज्यादा रहती है, ऐसा मेरे को। जी बिल्कुल वैसा ही है उनके साथ। मतलब मैंने अभी तक जितने भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया उसमें से ये ऐसी पर्सनालिटी थे जो कि बोलते बहुत कम है, आपको समझना होता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है तो उनका क्या मूड होगा। ओके, एंड अगर वो बोलेंगे भी तो वो 10 में से सिर्फ एक शब्द बोलेंगे, और वो एक शब्द ऐसा बोलेंगे कि आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी, अच्छा ये ऐसा चाह रहे हैं। तो वो बड़ा मतलब अच्छे से रखते थे, अच्छे से काम करवाते थे, और उनके सेट पे बहुत लिबर्टी होती है एज इन कि एज एन एक्टर आपको फुल लिबर्टी है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। वो पहले शॉट लगा दिया, उन्होंने समझा दिया ऐसा ऐसा है। अब वो आपसे पूछेंगे अच्छा बता क्या क्या करके दिखाएगा, कैसे करेगा, इसमें क्या मजा दिलाएगा मेरे को। तो वो वैसा उनका वो होता है। और आप कहेंगे कि सर मैं ऐसा करता हूँ, हाँ, तो वो समझेंगे हाँ ठीक है चल एक काम कर, इसको ऐसा करते हैं और ऐसा करते हैं, बस वो उतना हो गया इनपुट। पहले वो आपसे पूछ लिया उन्होंने कि ऐसा करके दिखाएगा, अच्छा करेगा ना, मजा आएगा ना, चल करके दिखा। तो वैसे करके दिखाओ, फिर आप वो उनके हाँ ठीक है चल शॉट लगाते हैं, और फिर वो एक दो बार में आपको मिल जाता है उनको जो भी चीज चाहिए होती है, और आपको भी बड़ी खुशी होती है यार मुझे तो इन्होंने एक ही शब्द कहा था लेकिन मैंने ऐसा कर दिया। तो वो वैसा है उनके साथ, और बड़े प्यार से रखते हैं, सहेज के रखते हैं। और मुझे तो मतलब फ्राइडे फिल्म्स के सेट पे काफी बच्चों की तरह रखा गया, क्योंकि मेरा सब तरह से बॉडी ट्रेनिंग और ये और वो सब चीजें चल रही थी, तो काफी उन्होंने सहेज के रखा मुझे, बहुत प्यार दिया। तो उन्होंने और कह सेट पे सकते सबसे छोटा मैं ही था आई गेस। हैं। सेट पे जो छोटा सबसे, अगर कोई एक्टर हो या क्रू मेंबर हो तो वो सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए भी एक वो प्यार स्नेह मुझे मिला है। कह सकते हो उन्होंने आपको एक बच्चे के किरदार से थोड़ा बड़ा बनाया भी, आपके हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ। तो उनका एक वो भी एक कहीं ना कहीं कह सकते हो कि उनका मेरे से नाता रहा है कि एक छोटे बच्चे को उन्होंने एक बड़ा विलन बनाया, तो वो भी उनका एक शायद रहा होगा उनको मेरे लिए। ठीक है, बाकी के स्टार कास्ट से कैसा मतलब माहौल रहता था आपको, कैसे इंटरेक्शन रहती थी? क्योंकि इसमें काफी मतलब बोलते हैं ना, नामी गामी लोग थे। मैं जिम्मी शेरगिल सर की बात कर लूँ, तब्बू मैम तो हो ही गई, शांतनु तो आप पता नहीं उससे पहले इंटरेक्शन रहा हो ना रहा हो, पर ही इज डूइंग वेल, है ना। तब्बू मैम थी, साई मंजरेकर, है ना, सयाजी शिंदे सर, काफी लोग मतलब इस मूवी में हैं जो वेल बोलते हो ना, फेमिलियर हैं लोगों के लिए। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था उन लोगों के साथ, जो बिहाइंड द सीन होते हैं ना, बीटीएस, उसके बारे में थोड़ा बताओ। बीटीएस में हम लोग अच्छी मस्ती करते थे, मतलब मेरा अजय सर के साथ सीन था, तो अजय सर के साथ तो वैसी मस्ती नहीं जितने जो हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया, बट और उनके साथ तो मस्ती करने का किसी का भी स्कोप बनता नहीं, वो आपके साथ कर सकते हैं, आप उनके साथ नहीं कर सकते। हाँ, तो सई और शांतनु के साथ हम लोग अच्छी मस्ती करते थे, क्योंकि सई मेरी हम उम्र है। शांतनु के साथ तो हम लोग फ्री टाइम में दमशराद वगैरह खेला करते थे, कि टाइम पास नहीं हो रहा तो हम एक काम करें, लाओ यार दो तीन और एक्टर्स को बुलाया हमने, शांतनु की जो टीम होती थी, शांतनु की टीम को बिठाया गया और अपनी दो टीम करते हैं, और हम बड़ा बढ़िया दमशराद वगैरह खेलते थे, तो बड़ा मजा आता था। मतलब शांतनु बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं, और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, आप इस फिल्म में उनको देख ही रहे हैं कि उन्हें क्या कमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। और बीटीएस में भी मतलब कैमरा के पीछे भी हम लोग बहुत अच्छी मस्ती करते थे, भाई जैसे हैं वो मेरे, बहुत बढ़िया रखते हैं। वो भी खुश है मुझसे बहुत कि यार मैं हम दोनों का यही डिस्कशन होता था कि यार मुझे तुम्हारी एक्टिंग देखनी है, और वो मुझसे कहते थे मेरे को तेरी एक्टिंग देखनी है, तूने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया, तू लेकर के आया है। बड़ा देखते थे हम लोग एक दूसरे को की मिली, तो बहुत खुश है हम लोग, हम भी जब भी बात करते हैं तो
बड़ा ऐसा होता है कि यार तूने वहाँ पे वैसा किया था ना, तूने वहाँ पे वैसा किया, तो बड़ा अच्छा लगता है मस्ती करते हैं। ठीक है, कोटा फैक्ट्री सीजन 3 में आप दिखे एज ए हम्म। भानु किरदार आपने निभाया, और उसके जितने भी 4 एपिसोड में आप रहे, वो कोटा फैक्ट्री एक वेल एस्टेब्लिश सीजन बन चुका है, मतलब लोग ऑलरेडी एक बोलते हैं ना फैमिलियर और एक फेमस शो बन चुका है, वो आपको कैसे मिला और उसकी फिर? कोटा फैक्ट्री मुझे कैसे मिला, राइट? राइट। जी, तो कोटा फैक्ट्री भी वही ऑडिशन का जो चैनल होता है आपका एज एन एक्टर, जो आपका प्रोसेस है कि आप अपना भेजते हैं। और सो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे सुशील भाई, उन्होंने मुझे इसके लिए अप्रोच किया था और हमने ऑडिशन किया था। ऑडिशन के बाद टीवीएफ की तरफ से मुझे कॉल आया कि आप इस पार्ट के लिए लॉक हो गए, तो आपको ये पार्ट करना है। और मैं काफी एक्साइटेड था क्योंकि कोटा फैक्ट्री एंड टीवीएफ बेंचमार्क है कंटेंट के मामले में। तो उसमें काम मिलना बहुत लकी मानता हूँ मैं अपने आप को। और भानु का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, उसमें भी भानु के लोगों ने भानु को बहुत सराहा। मुझे कमेंट्स आते हैं कि यार आपने उदय की चुगली क्यों की, उसके पापा मम्मी को आपने बताया क्यों कि वो ऐसा कर रहा है, गलत काम कर रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग इतना कनेक्ट कर रहे हैं उस कैरेक्टर से। इवन पकिया से भी लोग ये कह रहे हैं कि यार तूने कितना खराब किया, बेचारे तू प्रेम करने वालों को मिलने नहीं दिया, इतना खराब नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ। तो लोगों का प्यार मिल रहा है। ये पार्ट मुझे लग रहा है कि कोटा फैक्ट्री में भी नहीं उसका स्क्रीन स्पेस इतना था और वो सब, बट जितना मिला लोगों ने उसमें उतना सराहा है, प्यार दिया है। और उसमें भी लोगों ने ये कहा है कि भानु और चाहिए था, भानु और होना चाहिए था। तो ये लोगों का प्यार है कि वो और देखना चाह रहे हैं। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि लोगों को पसंद आ रहा है काम। और बस यही है कि मैं आगे और अच्छे अलग अलग तरह के रोल करता रहूं। और लोगों की ये शिकायत दूर कर दूं, मेकर्स को भी ये अपील रहेगी कि लोगों की ये शिकायत दूर हो जाए कि वो हार्दिक को किसी भी कैरेक्टर में अगर लंबा स्पेस में देखना चाहते हैं तो वो लंबा स्पेस मुझे मिले। भानु का किरदार हो गया या पकिया का किरदार हो गया, या उससे पहले जो आपकी वेब सीरीज आई थी फैमिली आजकल, आपने हमेशा हर जगह अपने डिफरेंट कैरेक्टर करे हैं। हम्म। एक यंग लड़का है जो गेमर भी है, हम्म। गेम खेलता चैलेंज करता है। पकिया एकदम नेगेटिव किरदार है, एक विलन है, और एक स्ट्रॉन्ग विलन है जो डायरेक्ट अजय देवगन के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा है, तो बहुत फर्क है। जी। कैसे काइंडली अराउंड दुगनी एज के एक वेल एस्टेब्लिश एक्टर के आगे खुद को वाहवाही हम्म। लेना से स्क्रीन शेयरिंग के टाइम पे वो इजी है नहीं। और उससे पहले अगर मैं वेब सीरीज की बात करूं, उसमें एज ए शोफर यानी एक ड्राइवर, आप एक कैब ड्राइवर का किरदार हम्म। निभा रहे हो, और वो ऐसा है कि वो लग ही रहा है कि यार ये बंदा कैब ही चलाता होगा। अभी ये चीजें नहीं देखी तो वो भी देखेंगे, इस पॉडकास्ट के बाद देखेंगे। और अभी और भी सारी चीजें आपकी आना बाकी है, उस पर हम चर्चा हम्म। करेंगे। उससे पहले एक हमारा सेशन रहता है रैपिड फायर राउंड, जहां हम कुछ प्रश्न सवाल पूछते हैं, और गीता पे हाथ रख के कसम तो नहीं खिलवाते, बट उम्मीद और ये रैपिड फायर के बाद मुझे गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा। के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उसके लिए दिल्ली आना पड़ेगा, उसके लिए गिफ्ट हैम्पर के साथ में आपको खाना खिलाएंगे, और आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा, ये हमारे लिए बड़ी बात अरे हमें मिलने का आपसे सौभाग्य मिलेगा, आप बड़े भाई हैं हमारे। है। तो शुरू करें, क्या तैयार हैं आप? जी जी जी। चलो, मैं दिन की शुरुआत से करता हूँ। कॉफी और टी? कॉफी। ओके। नाइट आउल और अर्ली बर्ड? नाइट आउट। नाइट आउल। नाइट आउट। ठीक है, फेवरेट मूवी टिल डेट? फेवरेट मूवी अभी तक की? फेवरेट मूवी मेरी अभी तक मुझे एम एस धोनी पसंद है। सेम, मुझे एम एस धोनी तो ही पसंद है, मूवी तो और भी अच्छी बन गई। कॉमेडी और ड्रामा? ड्रामा। ड्रामा, ओके। बॉलीवुड और हॉलीवुड? बॉलीवुड। हार्डकोर बॉलीवुड। बॉलीवुड। हार्डकोर। एक ऐसा एक्टर जिसकी तरफ आप देखते हो कि यार इससे मैं कुछ सीख रहा हूँ, या मतलब ऐसा मैं कर सकता हूँ, बॉलीवुड में हो कहीं भी हो? मनोज बाजपेयी सर। मनोज वाजपेयी, मिलने का मौका मनोज मिला? बाजपेयी एक्टिंग एक्टिंग वाला जो पैटर्न अगर हम बात करेंगे तो मनोज बाजपेयी सर, और स्टारडम और स्टार वाली बात करेंगे तो डेफिनेटली सलमान खान। सलमान?
ठीक है, मतलब इन दोनों में से किसी से मिलने का मौका मिला अभी? अभी तक तो नहीं मिला, बट कोशिश करूंगा, भगवान का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी। बिल्कुल। कोई ड्रीम रोल जो आप चाहते हो कि ये रोल मिले, जो मैं और अपना जो है ना 100% से भी बियॉन्ड लिमिट पुश करके मैं कर सकता हूँ या दे सकता हूँ? मुझे रांझना का कुंदन करने का बहुत मन है। उस तरह का कुछ कैरेक्टर अगर मुझे मिलेगा, और मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर रहे हैं आनंद एल राय सर, वो भी है। अगर उनके साथ उस तरह का कुछ मिलेगा तो मैं डेफिनेटली विदाउट अ डाउट मैं सीधा वहां चले जाऊंगा। और अगर मेरा फर्स्ट रिएक्शन जानोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आप कर सकते हो, क्योंकि लुक लाइक काफी सेम है जी, जी। मैंने आपका उसके जो। काफ़ी सीन्स रिक्रिएट किए हुए हैं, अपने फ़ोन में रखे हुए हैं। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम उस पे आते हैं। कोई प्री शूट रिचुअल जो आप फॉलो करते हो? लोगों का होता है ना, भगवान को याद कर लिया, या आप जब भी कोई शूट पे शुरू होने वाला हो तो उससे पहले आपका कोई चीज जो आप फॉलो करते हो? मैं वैनिटी में एक तो भगवान का नाम लेकर चढ़ता हूँ, और वैनिटी से जब भी निकलता हूँ तो सूर्यदेव को देख करके, प्रणाम करके, उनकी एनर्जी तेज लेकर के फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। कोई एक ऐसा फूड जो आप पूरे दिन, जब शाम को बंदा थका हारा घर पहुंचता है और वो मिल जाए तो दिन बन जाए, वो वाली बात होती है, वो कौन सा है आपका? उज्जैन से हूँ, मालवा से हूँ, दाल बाटी मिल जाए, दाल बाफले मिल जाए तो वो मैं कभी भी खा सकता हूँ, ऑल टाइम। ठीक है, एक ऐसी प्लेस, इंडिया हो या इंडिया के बाहर हो, जहां आप किसी मूवी शूट के लिए जाना चाहते हो कि यार इस जगह एक शूट मिल जाए, या एक बार यहाँ जाके करना है शूट? ऐसी बहुत सारी जगह, एक तो साउथ है, आप आउट ऑफ इंडिया है तो पेरिस है, ऐसी जगह पे जाना। ठीक है, ये तो मेरे व्यक्तिगत जगह हो गई है कि जो शूट के बहाने मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। चलो, आपने पेरिस का नाम ले दिया, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? जो मिल जाएगा समय के साथ, अभी तो वैसा है। अभी इस बारे में सोचा नहीं है, पर जो भी हो जाएगा, जिस समय की उसके उस पे रहेगा। ठीक है, तो जीवन में प्रेम की खोज में हैं आप अभी, मतलब? नहीं, मैं प्रेम की खोज में नहीं हूँ, मैं काम की खोज में हूँ। तो काम अगर आएगा तो प्रेम अपने आप जीवन में आ जाएगा। ये बोले, चलो बढ़िया। ठीक है, फेवरेट या कोई भी आपकी क्रश, बॉलीवुड से क्रश, कहीं? क्रश मुझे अशनूर कौर बहुत पसंद है। रेवती रेवती पिल्लई मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो कोटा फैक्ट्री में थी। ये दो मेरे बहुत ही सबसे फेवरेट क्रश हैं। तो उनसे बात नहीं हुई? वो तो काइंड ऑफ कर नहीं, ही हो। सेट पे जब हम कोटा के सेट पे भी थे तो रेवती का मेरे साथ कुछ वैसा डायरेक्ट सीन नहीं था, तो वो भी अपने स्केड्यूल से आती थी, मैं भी अपने स्केड्यूल से आता था, तो हमारा कभी ऐसी मुलाकात नहीं। लेकिन मुझे रेवती बहुत क्रश। चलो, उनके साथ कहीं पॉडकास्ट करा तो आपकी बात मैं पहुंचा दूंगा उन तक। बिल्कुल नहीं हमारी पहुंचा? बात पहुंचा दीजिएगा, और हमारा प्रेम वहां तक पहुंचे। हाउ डू यू डिस्क्राइब योर सेल्फ एक सेंटेंस में, तो आप कैसे करेंगे? सरल, चुलबुला और अच्छा लड़का। अब नेक्स्ट पाइपलाइन में क्या है? नेक्स्ट पाइपलाइन में सोनी लीव पे एक सीरीज आ रही है बहुत अच्छी, ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे, उसमें आप मुझे देखेंगे। और बाकी अभी ऐसा प्रोजेक्ट लाइनअप तो कुछ नहीं है, बट कुछ फिल्में हैं जो पुरानी करी हुई है, वो निकलेगी बाय द टाइम। ठीक है, तो जो ये वेब सीरीज आने वाली है, अगर इसमें आप चर्चा कर सकते हो तो किस चीज के बारे में आपका क्या कुछ, जो आप अगर बताना चाहो, कब तक आ जाएगी, कुछ बता सको? ये सीरीज सर आई गेस नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ आपके सामने होगी, और क्राइम डॉक्यू ड्रामा है, जिसमें आप मुझे एक अगेन थोड़ा सा ग्रे शेड में देखेंगे। और अच्छा है, वो भी सीरीज अच्छा है, उसमें मयूर मोरे उसमें लीड कर रहे हैं, और सोनी अच्छा। लीव पे आने वाला है वो। हाँ, तो अच्छी सीरीज है वो, मतलब अभी तक जो सीरीज का पैटर्न चल रहा है उससे थोड़ा सा हटके वो उसका पूरा मेकिंग है, और जोन, तो वो अच्छी पसंद आएगी लोगों को। बाकी एक ओनी सर की फिल्म है हमारी PR, तो वो भी एक आर्मी बैकग्राउंड पे फिल्म है, वो भी आप देखेंगे, उसमें मुझे आप आर्मी ऑफिसर की कैरेक्टर में। ठीक है, अगर आज की दिनों की बात करूं, तो जो व्यक्ति वेब सीरीज में ठीक ठाक करता दिख रहा है, अगर मैं उसका बैकग्राउंड चेक कर रहा हूँ
या जिनसे मेरी बात हुई है सब एमपीएचडी के हैं। तो वहाँ है कि एमपीएचडी वाले फोड़ रहे हैं मुंबई में आके। एमपीएसबी वाले फोड़ तो रहे हैं इस पे तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हाँ मतलब कोई भी मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने एक अलग जगह से मैंने एमएस यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग की है एज एन एक्टर। तो जो भी एक्टर अपनी ट्रेनिंग और वो कंप्लीट करके आते हैं तो आज के दौर में जो है एक्टर्स या आप बड़े फिल्म मेकर से भी सुनेंगे कि हमारे समय उनके समय में वो कहते हैं कि यार हमें इतना चीजें नहीं पता थी, लेकिन आज के जो एक्टर्स आ रहे हैं उनको बहुत सारी चीजें पता है कैमरा के बारे में या एक्टिंग टेक्निक्स के बारे में। तो वो वही है कि वो ट्रेनिंग करके आए हुए हैं तो जरूर वो फोड़ेंगे ही, क्योंकि ट्रेनिंग उनकी काम आती है, किसी भी चीज में ट्रेनिंग काम आएगी। एमपीएचडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एमपीएचडी के सभी लोग। सो ठीक है, हम भी आ रहे हैं पीछे पीछे। लाइफ कितनी बदल गई है, मतलब बोलते हैं ना कि अभी तो दो ही दिन हुए हैं सर, अभी लाइफ कुछ ऐसी बदली नहीं है, वो रातों रात वाला वो मैजिक हुआ नहीं है। बट यस आई एम होपिंग कि अभी यहाँ से एक अच्छी दिशा मुझे मिलेगी और मेरे घर वाले, मेरे जानने वाले, फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स सब लोग बहुत खुश है। वो उनको एक नेक्स्ट लेवल वाला कॉन्फिडेंस आ गया है मुझ पर भी और उनके ऊपर भी कि हाँ चलो ये सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और मुझे भी एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि यस लोग पसंद कर रहे हैं। बस मैं अब यही मेरी भगवान से प्रार्थना है और मेरी लोगों से भी यही प्रार्थना है, फिल्म मेकिंग सर्कल से मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे देखें और मुझे चांस दे ताकि मैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज को जो है जस्टिस कर सकूं। ठीक, अच्छे काम की तलाश में अच्छा काम कर सकूं। ओटीटी एक कह लो टीवी या फोन से की स्क्रीन से निकल के जब खुद को बड़े पर्दे पे जाके देखा तो क्या रिएक्शन था? मेरी स्माइल यहाँ तक थी, मेरी स्माइल यहाँ तक थी और मेरे आंसू से मेरे आंखों से लगातार आंसू चल रहे थे क्यों। और अंदर वो जो 2007 वाला हार्दिक था वो अंदर नाच रहा था कि ये मैं हूँ। वो जो देखते हैं आप रांझना में जो यहाँ से अपने धनुष सर पास हो रहे हैं और उनका बचपन वहां सामने से निकल रहा है, तो वो मेरे लिए वही था कि मतलब हम दोनों, शायद मेरे पास मेरा हार्दिक छोटा बैठा होगा और वो हम दोनों साथ में देख रहे। तो वो मोमेंट था मेरे लिए, आंखों से आंसू और चेहरे पे बड़ी मुस्कान। कितने आंसू समंदर में डुबा दिया आपने? समंदर में डुबा दिया है, खैर ये भी कहिए, पर यही है मतलब ऐसा लगा कि जो सपना एक बार सोचा था कि स्क्रीन पे आना है और उसको आंखों से देख लेना, वो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं एक स्टेप फुलफिल हो गया। ठीक है, कुछ कुछ बम्बैया आप बनते जा रहे हैं, तो मुंबई की कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मतलब कह लो जहाँ आप जाके होती है ना कि इस जगह पर जब दिमाग वैसा हो जाके बहुत लोग जुहू बीच जाके बैठ जाते हैं, तो आपकी वो कौन सी फेवरेट प्लेस कौन सी है मुंबई में? मुंबई में फेवरेट प्लेस अगर मैं कहूँ तो ये बीच बीच वगैरह, मतलब आई एम सॉरी टू से बट मुझे इतना नहीं पसंद आता है क्योंकि वहां जाते ही बड़े नकारात्मक से ख्याल दिल में गुलगुलाने लगते हैं। और तो अगर मैं परेशान भी होता हूँ तो मेरे घर के पास में जो मंदिर है मैं वहां जाकर बैठता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा उस तरफ मेरा झुकाव है। तो मैं मंदिर जाकर के बैठता हूँ या फिर अपने दोस्तों के घर जाता हूँ। मेरे जो उज्जैन के जो सारे दोस्त लोग हैं, मेरे सपोर्ट सिस्टम है, तो मैं उनके साथ जाकर बैठता हूँ और वहाँ हम लोग चर्चा करते हैं। और बेसिकली मैं ये कहूँगा पर्सनल लेवल पे मुझे फिर ये चीज एक आई है कि पर कोई जगह से ज्यादा मैं समझ रहा हूँ कि मेरे लोग अगर मुझे मिल जाएंगे तो वो जगह वही स्पेशल हो जाएगी। तो मेरे जो खास लोग हैं, जो मेरे उज्जैन के लोग हैं, जो मेरे मुंबई में मुझे जो मिलने के बाद या मुंबई के लोग हैं, तो जो यहाँ मिले हैं वो मेरे पसंद में हो गए हैं, तो माहौल यही बन जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एमपी खाने के मामले में बहुत ही फेमस है, गलियों गलियों में अलग किस्म के नाश्ते वहाँ चलते हैं, तो वो कितना यहाँ मिस करते हो वो फूड आप? मैं तो आपको, आपके पूरे परिवार को, ये जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको मैं ये कॉन्फिडेंस से निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप आए मध्य प्रदेश, उज्जैन आए, इंदौर आए, मालवा में आए हमारे। हम आपको सुबह से शाम तक इतने तरीके के खाना खिलाएंगे, इतना स्वादिष्ट अलग तरह का, क्योंकि हमारी तो सुबह ही पोहा जलेबी से होती है। बिल्कुल। उस
उसका कोई कॉम्पिटिटर आई डोंट थिंक सो कि कुछ होगा। अब ये वो एक मालवा का लड़का बोल रहा है, तो हम आपको सुबह पोहे जलेबी खिलाएंगे, फिर दाल बाफले खिलाएंगे, और दाल बाफले खिलाएंगे तो फिर आपको बढ़िया एकदम सुकून की नींद आएगी। नींद आने के बाद हमको आपको शाम को जो है फिर समोसे, कचौरी, टोस्ट, जो जो रस्क जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो खिलाएंगे शाम को। फिर हम आपको अलग तरीके से बेसन गट्टे की सब्जी, रोटी। तो आप आए उज्जैन, सभी अभिषेक भाई के सारे परिवार को निमंत्रण है हाथ जोड़ के। आप एक बार आएंगे तो बिल्कुल खुश होकर जाएंगे। ठीक है। अपने फैंस के लिए आप जाते जाते अगर कोई संदेश या कोई मैसेज देना चाहें। फैंस तो सर अभी क्या ही हुए होंगे, और जो भी है मेरे चाहने वाला, जो मुझे प्यार कर रहे हैं, जो सराह रहे हैं मुझे, उनसे यही है कि यही दरखास्त है कि मुझे ऐसे ही आपने जो प्यार सपोर्ट दिया है वो सपोर्ट देते रहें। और मैं भी, मेरी तरफ से बहुत हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको कभी भी ऐसे निराश ना करूं। मैं अलग अलग तरह के काम से आपको खुश करता रहूं, आपका मनोरंजन करता रहूं, और मेरी कोशिश पूरी रहेगी बस आपका साथ और प्यार बना रहे, बस यही है। ठीक है, बहुत मतलब मैं यही कहूँगा, धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और जो जर्नी है आपकी ने उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया, जितना आप बता सकते थे, और काफ़ी अच्छा जा रहा है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अब ये शुरुआत है और शुरुआत में ही एक बोलते हैं ना कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपकी सेंचुरी ही लगे आपकी पारी में, आपकी इनिंग्स इम्पैक्टेड होनी चाहिए कि वो अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर ले कि इस बंदे में, इस प्लेयर में दम है यार, ये कुछ बड़ा करेगा। तो आपकी वही इम्पैक्ट वाली है। समटाइम्स बोलते हैं ना कि छोटा ही रोल होता है, 5-10 मिनट में वो इम्पैक्ट क्रिएट करा जाता है, और जो पूरी वेब सीरीज में बंदे नहीं कर पाते और फिर उसका फल उसको आगे मिलता है। तो आपका अभी तक, मैं मतलब एकदम फेयर ही कहना चाहूँगा कि अभी तक वो इम्पैक्ट दिख रहा है, और वो चीज़ें एकदम अट्रैक्टिव, कि थोड़े टाइम के लिए ही क्यों ना हो लोग उस चीज़ में डूब जाते हैं, वो ऐसा अट्रैक्शन आप क्रिएट कर रहे हो। और स्ट्रगल तो ये तो जीवन ही है, जीवन है, वरना तो फिर सारा ही शांति से बैठ क्यों ना जाए। तो बहुत ही ज़्यादा सबकी तरफ से और भगवान से ही कामना है। आप खुद ही ऐसी नगरी से हैं जहाँ आशीर्वाद हमेशा बना ही रहता है, बट फिर भी हम सबकी यही चाह है, जो भी आपके फैंस हैं, आपने जैसा कहा कि चाहने वाले हैं, फैंस भी चाहने वाले ही होते हैं सबकी तरफ से, और हम सबका प्यार आपके लिए हमेशा है, और भगवान से ही कामना है आप और अच्छा करते रहो और हमें ऐसे एंटरटेन करते रहो और लगे रहो। मैं यही कहूँगा, लगे रहो। मंजिल जैसे मरीन ड्राइव की रोड बहुत लंबी है ना, इधर से चलते रहो तो खत्म होने का नाम नहीं। तो ये अभी सफर की शुरुआत है, आप चलते रहो। रास्तों में हर्डल्स, प्लस माइनस, अप डाउन, तो ये जीवन का पार्ट है, ये तो आएगा ही आएगा। हिम्मत ना हारना सबसे बड़ी जीत है। तो वो आप शायद सीख चुके हो, और जैसा आपने कहा कि मुंबई तोड़ देता है, तो अब उस आप उस टूट के ना आप जुड़ने की तरफ जा रहे हो। तो वो बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद यही है कि आगे आप रोक करोगे, और जो अभी करंट में जो है उसको एंजॉय करो। और फिर से मैं लोगों को बता देता हूँ, हार्दिक भाई की अभी रिसेंट में ही मूवी रिलीज हुई है, सेकेंड ऑफ इसी फ्राइडे रिलीज हुई है, औरों में कहाँ दम था, अजय सर की मूवी है। और ही इज वन ऑफ मेन जो लीडिंग विलन है, जहाँ इन्होंने पकिया का किरदार निभाया है। आप लोग ट्रेलर देखना, जाके यूट्यूब पे भी सर्च करके देखोगे, जो लोग हॉल में भी मूवी देख रहे हैं, क्योंकि अभी मूवी जस्ट रिलीज हुई है, तो धीरे धीरे वो चीज लोग अब पकड़ेंगे, तो आप खुद ही जान जाओगे कि हार्दिक सोनी। फिर आप कहोगे कि यार जिस बंदे को वहाँ भी पॉडकास्ट में देख रहे हैं तो टोटली अलग है, तो इन्होंने ऐसा ही किरदार करा है वहाँ, एकदम ही टोटली डिफरेंट। एंड और एक्चुअल में देखो, लोग जज कर लेते हैं कि अरे यार ये विलन है या ऐसा दिख रहा है तो ये ऐसा ही होगा, और अभी हार्दिक भाई आप लोगों के सामने इस पॉडकास्ट में सामने बैठे ही हैं, तो आप समझ पा रहे हो कि इससे आप ये जरूर रिलेट कर पाओगे कि इन्होंने अपना किरदार कितने अच्छे से निभाया है, कि मैं सत्यन आते भी आपको विलन वाली फीलिंग दे रहा है। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी रही। तो हार्दिक भाई बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आने वाले आपके जो भी कार्य हैं, जो भी वेब सीरीज जैसा आपने बताया आने वाली हैं, सभी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और बड़े भाई होने के नाते मैं ये कहूँगा, लगे रहो बस आप, यू आर डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए, इतना समय निकाला। आप आपके सभी अभिषेक यादव फैमिली को मैं
जो हमारी ये पॉडकास्ट वाली फैमिली है, जो आपकी अपनी फैमिली है, मैं सबसे कहूँगा कि आप जाएँ फ़िल्म देखिए, एक मौका दें हमें और बस इसी तरह का आपका प्यार, जो स्नेह जो बना हुआ है, जो सपोर्ट आपको मिल रहा है, वो मिलता रहे और मैं कोशिश करूँगा जैसा मैंने कहा कि मैं हर बार अलग-अलग रंगों के मैं आपके सामने जैसे इस बार लाल रंग में मैं आपके सामने आया हूँ, तो वैसे ही अलग-अलग रंगों में मैं आपके सामने आता रहूँ और बस यही है मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा काम करते रहूँ ताकि अभिषेक भाई से बातचीत इस तरह से मैं बार-बार मिलता रहूँ, करता रहूँ। यही है बस आप जाइए फ़िल्म देखिए, औरों में कहाँ दम था आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है। देखिए, प्यार दीजिए। बिल्कुल, यही कहूँगा अंत में बहुत-बहुत धन्यवाद हार्दिक भाई। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, थैंक यू। सो नमस्कार, आप आपको हमारी बातचीत अभिषेक भाई और मेरी बातचीत बहुत पसंद आई होगी, उम्मीद कर रहा हूँ। तो आपको जो भी पसंद आया आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में आप हमारी बातचीत बताइए कि आपको क्या पसंद आया और मेरे कौन से किरदार आपको ज़्यादा पसंद आए हैं और क्या आप और मुझे किस अलग रूप में देखना चाहते हैं, तो बताइए, कमेंट कीजिए। और बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत अभिषेक भाई पे भी लुटाते रहिए, मुझ पर भी थोड़ी बहुत दया दृष्टि बनाए रखिए। बिल्कुल, जैसा हार्दिक भाई ने कहा, आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता सकते हैं। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले दिनों में और भी अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट आएँगे, पीछे आ चुके हैं, तो आप लोगों को और नोटिफ़िकेशन बेल आप ऑन कर लेना ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके पास आए, तो आपके पास तुरंत नोटिफ़िकेशन आ जाए और आप मिस ना कर पाएँ वो चीज़।